आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा में चल रहे विरोध की तस्वीरें दिखाने। देख रहे हैं विरोध, वही राज्यसभा की कार्यवाही, दोनों आपके साथ। हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न्ड टिल 12 o'clock। 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। मैं आज के संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है। मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। श्री अजय कुमार। काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसद सदन पहुंचे हैं। लोकसभा की कार्यवाही इस बीच 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। काले कपड़े पहनकर एक बार फिर से विपक्षी नेता, विपक्षी सांसद पहुंचे हैं सदन में और ये विरोध है सरकार से। एक तो अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग, जिस पर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम संख्या 1F पर राज्यसभा की कार्यवाही आप देख रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से नारेबाजी हो रही है जेपीसी की मांग को लेकर। सुश्री प्रतिमा भौमिक। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रमांक संख्या 7 पर मेरे मंत्रालय में मेरे साथी राज्य मंत्री श्री नारायण स्वामी जी के नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। सुश्री प्रतिमा भौमिक। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार। तो राज्यसभा की कार्यवाही में आप देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से नारेबाजी लगातार है। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है, वहीं कांग्रेस पार्टी के सांसद विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्यवाही पर। मशाल यात्रा हर शाम निकालने का फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि सबकी नजर इस बात पर है कि कोर्ट के फैसले में, जिसमें मानहानि केस में 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है, उसमें अभी तक कांग्रेस पार्टी ने जो कानूनी रास्ता है वो नहीं अपनाया है। यानी सेशंस कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अभी कांग्रेस पार्टी नहीं गई है, जिसको लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिर क्या कोई लंबी और बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है इस मुद्दे पर, क्योंकि उसी 2 साल की सजा के बाद लोकसभा सचिवालय ने लोकसभा से वायनाड सीट से जो सांसद राहुल गांधी थे उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। इस बीच आपको दिखा रहे हैं विरोध में विपक्षी सांसद लोकसभा में वेल तक पहुंच गए थे। लगातार विरोध, नारेबाजी, काली शर्ट जिसके जरिए विरोध दिखाता हुआ विपक्ष लोकसभा में, प्लेकार्ड्स के साथ नारेबाजी और वेल में सांसदों की तस्वीर लोकसभा में। ऑनरेबल मिनिस्टर। और इस बीच जो दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें, क्योंकि लक्षद्वीप के सांसद की सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया है। केरल हाई कोर्ट के आदेश के बाद लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, जिनकी सदस्यता दोबारा बहाल हो गई है। हालांकि उनकी सजा पर रोक लग गई थी, लेकिन सदस्यता फिर से बहाल नहीं हुई थी। अब केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को उनकी सजा रद्द कर दी। उसके बाद आज जाकर लोकसभा सचिवालय ने बहाली की है और उसकी चिट्ठी जारी कर दी है। तो केरल हाईकोर्ट से मोहम्मद फैजल की सदस्यता 25 जनवरी को रद्द कर दी गई थी सजा होने के बाद, लेकिन अब सचिवालय ने आज उनकी सदस्यता फिर से बहाल कर दी। 11:05 हो गए हैं। बस कुछ देर का इंतजार है, जिसके बाद शंखनाद हो जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सुबह 11:30 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है और इलेक्शन कमीशन हमेशा वक्त पर तारीखों का ऐलान करता है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तारीखों का ऐलान कर देगा 11:30 बजे, कर्नाटक के चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सेमीफाइनल माना जा रहा है। इससे पहले 2023 में 3 पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। कुल 9 राज्यों के चुनाव इस बार होने हैं। अगर जम्मू कश्मीर भी हो जाए तो कुल 10 राज्यों के चुनाव होंगे। अब चौथा राज्य कर्नाटक, जिसमें चुनावी तारीखों का ऐलान अब से कुछ ही देर बाद 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। पिछली बार कांटे की टक्कर के बाद कांग्रेस और जेडीयू की सरकार बन गई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। बीजेपी ने बाजी मारी,
ऐसे में इस बार का चुनाव दिलचस्प है। बासवराज बोम्मई, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कर्नाटक, जिन पर जबरदस्त हमले विपक्ष कर रहा है। एक तरफ बीजेपी कहती है कॉमन मैन सीएम, तो दूसरी तरफ विपक्ष कहता है पे सीएम। कर्नाटक की जनता डबल इंजन सरकार को फिर से लाती है या फिर बदलाव के लिए वोट करते हैं, इन सब पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। लेकिन हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा, हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। संजय हमारे साथ सीधा इलेक्शन कमीशन की खबरों पर नजर रखते हैं, वो जुड़ गए हैं। और विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, टाइम सेट है 11:30 बजे का, कर्नाटक की रणभेरी बज जाएगी। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो लगभग 11:45 से 50 मिनट के बीच तारीखों का ऐलान आने की उम्मीद है, क्योंकि 15-20 मिनट तो ये सारी चीजें क्या क्या तैयारियां होंगी और क्या कितने बूथ हैं, कितनी जनता है, क्या है, वो तमाम चीजें ऑब्जर्वर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और तमाम चीजों के बारे में जानकारी होगी। सबसे आखिर में जब बिल्कुल सही मुहूर्त आता है उस समय लगभग 11:50 के आसपास मुझे लग रहा है कि चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि एक चरण में मतदान होगा, 10 से 15 के बीच में मई में मतदान होगा और 15 से 20 मई के बीच मतगणना हो जाएगी, यानी नई विधानसभा का ऐलान हो जाएगा, चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में उम्मीद की जाए कि बस अब 11:08 हो चुके हैं और 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। अभी ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपस में मीटिंग कर रहा है और इस मीटिंग के बाद जैसे मीटिंग खत्म होती है उसके बाद सीधा वो सभागार में आएंगे और प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन में आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ठीक 11:30 बजे 11:31 तक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनके साथ के दोनों आयुक्त, इसके अलावा तमाम आला अधिकारी, इलेक्शन कमीशन के तमाम उपायुक्त, सारे लोग वहां पर मौजूद होंगे और उम्मीद की जा रही है कि 11:15 बजे के आसपास, जब ज्योतिष की भाषा में कहें तो अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय ये ऐलान हो जाएगा चुनावी तारीखों का, चुनावी कार्यक्रम का। 17वें मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, हिमांशु, और उनके इर्द गिर्द एक पूरी सियासत कर्नाटक में चली है जिसमें बीजेपी कहती है वो कॉमन मैन, आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं। वहीं उनके पोस्टर्स जिसमें पेटीएम की जगह पेसीएम करके एक पूरा आंदोलन विपक्ष ने चलाया। सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि जिस शख्स ने उनको, उनके पिता की पूरी विरासत को देखे तो इधर एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे दोनों की ही एक पॉलिटिक्स रही है, इधर एसआर बोम्मई और बासवराज बोम्मई की। अब देखना होगा कि क्या वो दोबारा, क्योंकि बार बार वो यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिमांशु इनकम्बेंट को ही जनता चुन रही है डबल इंजन सरकार के लिए, ये कहते हैं बासवराज बोम्मई। ऐसा मुमकिन करा पाएंगे वो? देखिए बिल्कुल अंजना, आप याद कीजिए 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो येदियुरप्पा पार्टी के फेस थे और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां पे उभरी थी, 104 सीटें जीती थी, लेकिन मैजिक नंबर को नहीं छू पाई थी और उसी का त्रिशंकु विधानसभा का फायदा उठाते हुए जो है कांग्रेस ने जेडीएस के साथ हाथ मिला के सरकार बना ली थी। लगभग 1.25 साल सरकार चली और उसके बाद कांग्रेस के 10 और 7 आने से पहले उनका टोटल वेल्थ क्या था, आज क्या है, थोड़ा वो पब्लिक करने दो, सब पता चल जाता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के शिव कुमार, क्या तो शिव कुमार ये जो कांग्रेस का बहुत बड़े बड़े नेता उनको करप्शन में फॉलो कर रहे हैं, इसमें तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ है। तो पार्टी ही करप्ट है, उसमें भी शिव कुमार बहुत करप्ट है। बीजेपी का तैयारी 100% हम तैयार है और पूर्ण बहुमत का सरकार भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में आ जाएगी। सर विपक्ष है वो मल कर रहे हैं कि उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ। नहीं तो लाने दो, ऐसे तो स्पीकर जितना अच्छा काम किया है तो इतिहास में एक अच्छे यशस्वी स्पीकर करके इनका नाम है और यही लोग बहुत लोगों को, सभी को मौका देते हैं, सबसे बात करते हैं, सबको इन्होंने विश्वास में लेके चलते हैं। तो यही लोग बोलते थे। अभी राहुल गांधी का डिस्क्वालीफाई हो गया, इसके लिए इनके ऊपर अगर आरोप लगाते हैं तो देखेंगे। सर शिव कुमार पे कन्नड़ में बोल दीजिए। तो आपने देखा, ये प्रहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डीके शिव कुमार पर, कांग्रेस पार्टी के नेता पर किया जा रहा था, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के वहां पर। और आपने देखा कैसे उनकी संपत्ति को लेकर
खूब सारे कमेंट्स बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं जिसमें वो नोट उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। एक वक्त पर डीके शिव कुमार मंत्री भी थे सर वहां पर, और उसके बाद अध्यक्ष जब विपक्ष में कांग्रेस पार्टी आ गई, जैसा कि बताया हिमांशु ने, 1.5 साल तक लगभग कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी थी। और ये मांड्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा कल की तस्वीरें हैं। और वहां पर ये नजर आए थे 28 मार्च को नोट उड़ाते हुए रोड शो में। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को लगे हाथ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अनुभा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। अनुभा, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगता है इधर से पेसीएम वाला जो बवाल था, तो अब ये नोट जो वहां पर उड़ाए गए बीते दिन, वो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाएगी। अंजना, भाजपा के लिए गुजरात और नॉर्थ ईस्ट कितना आसान था जीतने के लिए, वो ऐसा केस कर्नाटक में नहीं है। जहां हम देख रहे हैं मांड्या पे वो डीके शिव कुमार इज थ्रोइंग करेंसी नोट्स अभी नीचे। हमें ये न्यूज सुनाई दे रहा है कि वो एक भगवान की पूजा के लिए दोस करेंसी नोट्स वर गिवन, पर अभी वो बहुत सारे लोग अपसेट थे कि डीके शिव कुमार पैसे दे रहे हैं वोटर्स के लिए, कांग्रेस के लिए वोट करने को। और एक और बात है कि भाजपा के लिए कर्नाटक ये बहुत टफ फाइट होगा फॉर ऑल 3 पार्टीज, कांग्रेस, जेडीएस और भाजपा, तीनों पार्टी के लिए। सवाल पूछ रही हूँ, एक सेकेंड, ये जो आप बता रही हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि पूजा के लिए नोट दे रहे थे, एक तो वो रोड शो में चल रहे हैं, कोई मंदिर है क्या यहाँ पर? तो रोड शो में लोगों के बीच में नोट उछाल रहे हैं। जी, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वहां कुछ उत्सव चल रहा था और उसी के लिए डीके शिव कुमार नोट्स दे रहे थे, पर वो दिखने के लिए ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस लोगों ने एक कैंपेनिंग कर रहे थे और नोट्स यहां से फेंक गया था। इट जस्ट लुक्स लाइक ही इज गिविंग अवे मनी फॉर द वोटर्स, ऐसा दिख रहा है। पर वहां के लोगों ये डिफेंड करने के लिए बोल रहे कि वो पूजा के लिए पैसा दे रहे थे, पर सच क्या है कि ऐसा दिख रहा है कि वोट्स के लिए पैसा दे रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है कि क्यों पैसा फेंक दिया था। और जाहिर तौर पर बीजेपी विनोद जी से एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये हम बीते दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार बातचीत होगी एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी की। एक वक्त पर तूती वहां पर बोलती थी और अब कैसे बीजेपी वहां पर सशक्त नजर आ रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को आइए आपको सुनाते हैं बासवराज बोम्मई मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। He does everything. Yeah, he blatantly misuses all kind of powers, and he does everything, and he blames us. That has been his system. What to do? I mean, he is like that. People know. That's why they are going to reject him. Sir, once again they are coming with some posters. By throwing notes, they are showing that the people are beggars. They think Congress party thinks people are beggars. The people will teach him. People are the real owners. तो जनता पर भरोसा है, जनता हमें बचाएगी। मांड्या को लेकर कमेंट करते हुए डीके शिव कुमार पर आप सुन रहे थे बासवराज बोम्मई मुख्यमंत्री कर्नाटक को। इससे पहले कि मैं सहयोगियों के पास जाऊं, एक एक कमेंट। अभी जो तस्वीर दिख रही है, आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि क्या बीजेपी के लिए, जैसा हमारी सहयोगी ने भी कहा, गुजरात या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों जैसा होगा, ये एक टफ फाइट हम यहां पर देखेंगे कर्नाटक में। विनोद नहीं, देखिए अंजना जी, कर्नाटक जो है दोनों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी। बीजेपी के लिए दक्षिण का वो अकेला राज्य है जहां बीजेपी की अपनी सरकार पहले भी बनी थी और अभी भी सरकार वहां बन रही है। दक्षिण का द्वार है एक तरह से बीजेपी के लिए कर्नाटक। और चूंकि कर्नाटक बड़ा राज्य है, 28 लोकसभा की सीटें हैं वहां पर, इसलिए बीजेपी के लिए कर्नाटक हर हालत में जीतना उसके लिए चुनौती है। वहीं कांग्रेस के लिए इसलिए चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कर्नाटक से ही आते हैं और राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी भारत जोड़ो, वो कर्नाटक में सबसे ज्यादा घूमी और सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट मिला। ऐसे में कर्नाटक जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए जो टफ फाइट की स्थिति बन रही है इसलिए बन रही है क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी तो है ही बोम्मई सरकार के खिलाफ। पिछले दिनों जिस तरह से कुछ मामले भी आए, 40% वाला मामला भी आया और एक विधायक के पुत्र का मामला आया, अब ये डीके शिव कुमार का नया आ गया, तो भ्रष्टाचार वहां एक मुद्दा बनेगा और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। एक दिलचस्प बात यह भी है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चूंकि हर चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा भी उठाते रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में थोड़ा मुश्किल होगा शायद बीजेपी के लिए परिवारवाद का मुद्दा उठाना, क्योंकि बसवराज बोम्मई जो है वो खुद एसआर बोम्मई के बेटे हैं, जिनके पिता मुख्यमंत्री थे, तो वो भी एक तरह से परिवारवादी राजनीति के वो हैं। तो अब देखना यह है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी का जो मुद्दा है कि एक डबल इंजन की सरकार, इन दोनों में कौन सा मुद्दा भारी पड़ता है, ये बहुत दिलचस्प होगा। साथ में जातियों के समीकरण और जेडीएस जो है वो किसका खेल बिगाड़ेगी, क्योंकि जेडीएस की एक पोजीशन वहां पर ये है कि 30 से 35 सीटें वो हमेशा जीत लेते हैं, और उसके बाद जब भंग असेंबली होती है तो बार्गेन करके सरकार कभी बीजेपी के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ बना लेते हैं। तो अब इस बार जेडीएस की क्या स्थिति होगी? देवगौड़ा जी की जो स्वास्थ्य है, जो उनकी स्थिति अभी 3 दिन पहले में देवगौड़ा जी से दिल्ली में मिला था, वो अब व्हीलचेयर पर चलते हैं क्योंकि वो चल नहीं सकते, और पूरा जेडीएस देवगौड़ा के ही करिश्मे पर टिका हुआ था। हालांकि कुमार स्वामी उसके नेता हैं और वो इस वक्त कमान संभाले हुए हैं, लेकिन कितना जेडीएस कर पाएगा ये भी, इस पर भी चुनाव के नतीजे काफी हद तक निर्भर करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर जो कास्ट अरिथमेटिक है और जो इस तरह से लिंगायत, वो कलिगा, उसके साथ ही दलित, मुसलमान, सब वोटर परसेंटेज है, उन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन संजय, ये एसिड टेस्ट एक तरह से राहुल गांधी के लिए भी है, क्योंकि बता रहे थे विनोद जी भी कैसे सबसे ज्यादा वक्त कर्नाटक में राहुल गांधी ने, एक तो चुनाव आयोग की पर आप नजर रखते ही है, लेकिन डीके शिव कुमार से लेकर तमाम, क्या ऐसे चांस भी है कि वायनाड को भी उपचुनाव की जो सरगर्मी हमने देखी थी उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद, वायनाड को भी लेकर कोई बात कही जाए उपचुनाव को लेकर? अभी निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से जब हमने बात की है तो उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल विचार नहीं है निर्वाचन आयोग का। ये तो इसमें ही पता चलेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग कुछ मामलों में एक्स्ट्रा गोपनीयता बरतता है और कई बार इंफॉर्मेशन देने के बजाय मिस इन्फॉर्मेशन भी हमारे सोर्सेज देते हैं, जिसमें अभी तो फिलहाल ये कह रहे हैं चूंकि लक्षद्वीप वाले मामले में इलेक्शन कमीशन ने फटाफट ऐलान कर दिया था चुनावी कार्यक्रम का लक्षद्वीप में मोहम्मद फैजल के अयोग्य घोषित होने के 1 हफ्ते के अंदर, और उसके बाद कोर्ट के कहने के बाद फिर आयोग को अपनी अधिसूचना वापस लेनी पड़ी थी। तो लिहाजा इस मामले में एक्स्ट्रा फूंक कर कदम रख रहा आयोग, और ऐसे में ये चाह रहा कि पहले अदालतें अपना काम कर लें, उसके बाद फिर निर्वाचन आयोग इस पर करे। तो ऐसे में अभी नहीं लग रहा कि निर्वाचन आयोग इसी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ साथ वायनाड के उपचुनाव की भी घोषणा करे, इसकी संभावना बेहद क्षीण है। लेकिन तब तक, जब तक पूरा ऐलान हो नहीं जाता है, दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के सूत्रों पर हमें एक लिमिट तक ही भरोसा करना चाहिए और उससे ज्यादा नहीं। अब जब चूंकि समय बिल्कुल कम है, तो ऐसे में पतंग उड़ाने से बढ़िया है कि पेंच लड़ते हुए देखना, और ये देखना किसकी पतंग कटती है और किसकी पतंग ऊपर जाती है। रही बात कर्नाटक में मुद्दों की, तो वहां पेटीएम भी है, पेसीएम भी है और एटीएम भी है, यानी जिस तरह से नोट उड़ाए जा रहे हैं वो एटीएम की तरह कहा जा सकता है। अभी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष यहां थोड़ी देर पहले आए थे, श्रीनिवास, और उन्होंने ये कहा कि 2018 के मुकाबले इस बार हमारे लिए चुनावी बैटल, चुनावी रण जीतना आसान है, क्योंकि इसमें से आधी शक्ति तो बीजेपी ऐसे गंवा चुकी है अपने जन विरोधी कार्यों को लेकर और बाकी उन आरोपों को लेकर और उन सारे घपले घोटाले के आरोपों को लेकर, लिहाजा कांग्रेस के लिए स्थिति आसान है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी कार्यक्रम कब का घोषित होता है और उस पिच पर कांग्रेस कितनी अच्छी बैटिंग कर पाती है। ये आपने अच्छा बोला, पेटीएम, पेसीएम और अब एटीएम। ये मांड्या के बीते दिन की तस्वीरें हैं जिसमें डीके शिव कुमार दिख रहे हैं नोट उछालते हुए। अब ये मामला किधर जाता है, बीजेपी इसको कैसे और बड़ा बनाती है, इन सब पर नजर रहेगी। कुछ ही देर में चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। लगभग 14% यहाँ लिंगायत है और वोकालिंगा 11% है। मांझू, मैं लौटूंगी तो इस पर चर्चा करूंगी।